हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। आज हम लोग जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसके बारे में, न्यूक्लिक एसिड किससे बना है इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड जो है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में होते हैं। आपको पता है अर्थ पे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए के फॉर्म में होता है या फिर ये आरएनए के फॉर्म में होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को जो है सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। या फ्रेडरिक मिक्सचर ने जो है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। ये एक स्विस फिजिशियन थे और इन्होंने जो है 1861 में जो है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। तो हम ऐसे कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869। अब देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पस सेल से जो है एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया था। पस सेल्स क्या होते हैं, इसको हम मवाद कोशिका कहते हैं। तो जो मवाद कोशिका होती है, जो पस सेल्स होते हैं, उनसे जो है एक सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया, वहाँ से उसके न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया गया। न्यूक्लियाई का मतलब उसके न्यूक्लियस से है, वहाँ से उसके न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया गया और उस को नाम दिया गया एक क्या, न्यूक्लिन। तो हम ऐसे कह सकते हैं ही आइसोलेटेड ए सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। बाद में ये देखा गया कि ये जो न्यूक्लिन था उसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ थी, इस वजह से उसका दोबारा रीनेम्ड किया गया और उसको नाम दिया गया क्या, न्यूक्लिक एसिड। और इस नाम को जो देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे, अल्टमान। तो अल्टमान ने जो है 1899 में जो है क्या किया, उन्होंने क्या देखा कि उस न्यूक्लिन के अंदर जो है कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ थी और उन्होंने उसका रीनेम किया और रीनेम करके क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था ये कब दिया था, 1899 में। 1869 में जो है डिस्कवर किया गया न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। इसके अलावा 1899 में जो है अल्टमान के द्वारा न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया गया या नाम दिया गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो उससे पहले देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है या तो ये डीएनए होता है या फिर ये आरएनए। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से मिलकर बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे जो है न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मिल के जो हैं इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से। और अगर हम बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन की, अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो है एक पॉलीमर होता है और ये जो है पॉलीमर ये बहुत सारे मोनोमर से बने होते हैं। किसके मोनोमर से, न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। आपको यहाँ पे याद रखना है एंटी न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो टर्म से बना होता है। एक जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, फास्फोरिक एसिड। और इस फास्फोरिक एसिड को हम H3PO4 भी कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं। पेंटोज शुगर दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है उसको हम कहते हैं राइबोज शुगर और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, डीऑक्सी राइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं प्यूरिन
और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, पिरिमिडीन। अच्छा देखिएगा, प्यूरिन जो होता है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एडिनिन, और सेकंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, गुआनिन। और जो पिरिमिडीन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोसिन, सेकंड जो होता है उसको हम थाइमिन, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, यूरेसिल। तो प्यूरिन 2 टाइप के, एडिनिन, गुआनिन, और पिरिमिडीन 3 टाइप का, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखिए ये जो है, ये प्यूरिन, ये दोनों जो है इस डीएनए में होता है। और इसके अलावा पिरिमिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिमिडीन के अंदर ये वाला पार्ट नहीं होता, केवल ये दोनों होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसको हम आगे देखेंगे क्या, कैसे जो है डीएनए के अंदर ये प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं, और कैसे ये आरएनए के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हमको एक बात याद रखना है क्या, कि न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बने होते हैं किससे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, छोटे मोनोमर होते हैं सिंगली। और इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड से और फास्फोरिक एसिड से। यहाँ पे हमके हमेशा याद रखना है, एंटी जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो बड़ा होता है, उसके नीचे एनएस। तो हमेशा कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है एंटी और एनएस में, तो एंटी के नीचे एनएस आएगा। तो न्यूक्लियोसाइड से और फास्फोरिक एसिड से। न्यूक्लियोसाइड बने होते हैं किससे, पेंटोस शुगर से और नाइट्रोजिनस बेस से। पेंटोस शुगर 2 टाइप के, एक राइबोस शुगर और एक क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेसिस की, तो यहाँ से हम एक एक करके जो है ये जितने भी पार्ट है, जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड देखा तो उसको हम सब देखेंगे। तो देखिए इसमें हम देखेंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, पेंटोस शुगर के बारे में, न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, फास्फोरिक एसिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में, और लास्ट में हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस की, या नाइट्रोजिनस बेसेस कौन कौन से होते हैं, तो अभी मैंने बताया नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्यूरिन बेसिस, और सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, पिरिमिडीन बेसिस। अब देखिए प्यूरिन बेसिस 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, एडिनिन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, गुआनिन। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पिरिमिडीन बेसिस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल, और तीसरा क्या होता है, थाइमिन। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, एक हमको छोटा सा ट्रिक याद रखना है क्या, छोटू। यहाँ पे हमको याद रखना है छोटू या सीटी। यहाँ छोटू की अगर हम बात करें तो छोटू का सीधा सीधा मतलब किससे है, डीएनए से। तो डीएनए एक छोटू है, और इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे देखिएगा डीएनए के अंदर अगर हम देखें तो डीएनए के अंदर ये प्यूरिन भी होता है और पिरिमिडीन भी होता है। अब प्यूरिन में ये दोनों होते हैं, एडिनिन भी और गुआनिन भी इस डीएनए के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें पिरिमिडीन की, तो पिरिमिडीन में क्या प्रेजेंट होता है, छोटू। छोटू का मतलब क्या है, साइटोसिन और थाइमिन से। इसके अलावा अगर हम देखें आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए में जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आरएनए में एडिनिन होता है, फिर गुआनिन होता है, फिर साइटोसिन होता है, और थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। तो यहाँ पे जो होते हैं ये एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन बेस होते हैं, और साइटोसिन और यूरेसिल जो होते हैं वो क्या है, पिरिमिडीन बेस होते हैं। किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो पिरिमिडीन बेस है डीएनए के अंदर सीटी होता है, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए के अंदर क्या होता है, सीयू होता है, साइटोसिन और यूरेसिल। अब देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन बेसिस की, जो पिरिमिडीन बेसिस हमने देखा है, जैसे प्यूरिन बेस देखा, पिरिमिडीन बेस देखा, तो उसमें जो पिरिमिडीन बेसिस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप सब जो है आप लोगों को पता होगा कि बेंजीन एक कंपाउंड है और एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसका एक फार्मूला भी होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H6 से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C6H6 से, और इसका स्ट्रक्चर आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है,
और इस बेंजीन में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड का होता है और हर एक कार्बन पे जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। और ये क्या करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, हर एक कार्बन के बीच में जो है एक डबल बॉन्ड होता है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, फिर यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के, यहाँ एक डबल बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग काउंट करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां कार्बन। तो एक बेंजीन में, बेंजीन के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो पहला और तीसरा कार्बन है, पहला और तीसरा कार्बन, पहला तीसरा कौन, एक ये वाला और एक कौन सा है, तीसरा कार्बन ये वाला। ये पहला और तीसरा कार्बन जो है ये किससे रिप्लेस हो जाता है, नाइट्रोजन से। तो इस पहले कार्बन पे ये वाला पार्ट हट के यहाँ पे चला आता है क्या, नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी चला आता है क्या, नाइट्रोजन। तो ये H हट के जो है यहाँ पे नाइट्रोजन चला आता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है। अब अगर हम नंबर को देखें तो पहले पे हो जाएगा नाइट्रोजन, दूसरे पे ये तीसरा, चौथा कार्बन, ये 5वां और ये 6वां कार्बन। तो पहले कार्बन जो था उस कार्बन पे क्या आ जाता है, नाइट्रोजन, और तीसरे पे क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। तो पहला और तीसरा कार्बन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, नाइट्रोजन एटम से। और जब ये पहला और तीसरा कार्बन बेंजीन का नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस होता है तब ये स्ट्रक्चर बनाता है किसका, पिरिमिडीन कंपाउंड का। तो यहाँ से जो है पिरिमिडीन कंपाउंड हम आसानी से समझ सकते हैं, आपको रटना नहीं है, आप बस एक बार ध्यान दीजिए, आपको बस इतना याद रखना है, पहला और तीसरा कार्बन एटम जब रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन जब रिप्लेस हो जाएगा बेंजीन का नाइट्रोजन के द्वारा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, पिरिमिडीन कंपाउंड का। मतलब जो पिरिमिडीन कंपाउंड है वो किससे बनता है, बेंजीन कंपाउंड से। अब इस पिरिमिडीन कंपाउंड से फिर क्या बनते हैं, पिरिमिडीन बेसेस। और पिरिमिडीन बेसेस कैसे बनते हैं, तो कुछ अलग से कंपाउंड आके जुड़ते हैं, तब ये जाके जो है पिरिमिडीन बेसिस को बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, पिरिमिडीन बेसिस जो है, अभी मैंने बताया इससे पहले कि 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, साइटोसिन, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, थाइमिन, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, यूरेसिल। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अभी हमने देखा कि जब हमने उस बेंजीन से देखा, जब पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बनता है उस कंडीशन में पहला और तीसरा कार्बन, ये फर्स्ट और ये थर्ड कार्बन किससे रिप्लेस हो जाते हैं, नाइट्रोजन से, तब ये बनाते हैं पिरिमिडीन कंपाउंड। अब इस पिरिमिडीन कंपाउंड पे जो है कुछ अलग से कंपाउंड आके जो है वो जुड़ जाते हैं, तब ये बनाते हैं किसको, पिरिमिडीन बेसिस को। तो कैसे ये बनाए हैं देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि अभी हमने देखा कि ये पहला था, ये पहला एटम है, ये सेकेंड, यहाँ पे एक कार्बन है, और ये थर्ड, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये फोर्थ, यहाँ पे भी कार्बन है, ये 5, और यहाँ पे भी कार्बन है, ये 6। तो ये 6 एटम वाला जो है क्या, एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इसमें जो पहला और तीसरा था वहाँ पे हमने देखा था एक नाइट्रोजन था। अब इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे देखिएगा कि जो 6वां कार्बन है, 6वां कार्बन कौन सा, ये वाला, इस 6वें कार्बन पे आके जो है ये एक एमीन ग्रुप जुड़ जाता है NH2। तो यहाँ पे हमने देखा NH2 जुड़ गया। और जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन कौन सा, ये वाला, इस पे आके जुड़ जाता है क्या, एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है या एक कीटोन ग्रुप जुड़ जाता है। और फिर ये स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम नाम देते हैं क्या, साइटोसिन। तो जो पिरिमिडीन बेसिस में जो पहला बेस होता है उसको हम कहते हैं साइटोसिन। तो साइटोसिन में क्या होता है कि जो पिरिमिडीन कंपाउंड था उस पिरिमिडीन कंपाउंड में 6वें कार्बन पे एमीन ग्रुप और दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप आके जुड़ जाता है और वो बनाते हैं किसको, साइटोसिन को। अब देखिए अगर हम थाइमीन की अगर हम बात करें, थाइमीन कैसे बनता है, तो स्ट्रक्चर वही है, 6 कार्बन एटम के होंगे
ये फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, ये 5 और यहाँ पे कार्बन है, ये 6। अब होता क्या है कि इसमें इस कंडीशन में या थाइमीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, छठवां और दूसरा कार्बन, ये है आपका छठवां कार्बन और ये है आपका दूसरा कार्बन, किससे जुड़ता है ये जुड़ता है कीटोन से। छठवां और दूसरा कार्बन कीटोन से, और जो पांचवा कार्बन है वो किससे जुड़ता है आपका मेथिल से, ये वाला पार्ट, ये है पांचवा कार्बन। तब ये बनाते हैं किसको, थाइमीन को। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, आपको बस केवल पिरिमिडीन कंपाउंड जानना है। और पिरिमिडीन कंपाउंड के बाद आपको दो चीज़ याद रखना है, अगर साइटोसिन बनाना हो तो छठवें कार्बन पे होगा एमीन और दूसरे कार्बन पे होगा कीटोन। अगर थाइमीन बनाना हो तो छठवें और दूसरे कार्बन पे होगा क्या, कीटोन, और पांचवें कार्बन पे होगा क्या, मेथिल। और इस तरह से साइटोसिन और थाइमीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्या, यूरेसिल। यूरेसिल में क्या है, स्ट्रक्चर पिरिमिडीन का वही है, 6 एटम वाला होंगे, कंपाउंड होगा, और उसमें जो पहला जो नंबर होगा वो किसका होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। अब इसमें क्या होता है, कार्बन 6 और कार्बन 2 पे क्या जुड़ जाता है, कीटोन। अब कार्बन 6 कौन सा है, कार्बन 6 ये वाला, और कार्बन 2 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप, यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप, और ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसका, यूरेसिल का। तो इस तरह से यूरेसिल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो 3 हमने जो है पिरिमिडीन बेसिस देखे, पहला था साइटोसिन, दूसरा था थाइमीन, और तीसरा क्या था, यूरेसिल। अब देखिए जो नेक्स्ट हम देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन बेसिस। प्यूरिन बेसिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन बेस का जो फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन जो है पिरिमिडीन कंपाउंड से ही होता है। और अभी हमने देखा था पिरिमिडीन जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, तो वो जो है कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे पहले पे एक नाइट्रोजन और तीसरे पे एक नाइट्रोजन होता है, और सबसे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, और ये स्ट्रक्चर बनाता है किसको, पिरिमिडीन कंपाउंड को। तो जब पिरिमिडीन कंपाउंड से इमिडाज़ोल रिंग जुड़ता है, जब पिरिमिडीन कंपाउंड से इमिडाज़ोल रिंग जुड़ता है, तब वो बनाता है किसको, प्यूरिन कंपाउंड को। और फिर उस प्यूरिन कंपाउंड से क्या बनते हैं, प्यूरिन बेसिस। और प्यूरिन बेसिस कौन कौन से होते हैं, वो 2 टाइप के, एडेनिन और गवानिन। तो बहुत ही आसान है, पहला तो आपको पिरिमिडीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, या आपको याद नहीं करना, बस केवल इतना याद रखना है कि जब आप बेंजीन रिंग बनाओगे तो उसमें जो है पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन को हटा के वहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ देना है, तब आपका जो है जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो किसका बन जाएगा, पिरिमिडीन का। इमिडाज़ोल रिंग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे मैंने जो है डायग्रामेटिकली ये जो है दिखाया है, देखिएगा ये जो है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने जो पहला जो स्ट्रक्चर बनाया है वो है इमिडाज़ोल रिंग का। इमिडाज़ोल रिंग जो होता है वो कितने कार्बन वाला होता है, देखिएगा यहाँ पे हमने अगर हम काउंट करें, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, यहाँ से देखिएगा ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 5 कार्बन वाला होता है। और 5 कार्बन में से पहले और तीसरे पे कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाता है, तब ये बनाते हैं किसका स्ट्रक्चर, इमिडाज़ोल का। और अभी यहाँ पे हमने देखा था पिरिमिडीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने देखा था पहला कार्बन और तीसरा कार्बन किससे रिप्लेस हो जाता है, नाइट्रोजन से, तब ये बना लेता है किसका, पिरिमिडीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है चौथा और पांचवा, यहाँ पे देखिए ये तीसरा चौथा और ये क्या है, पांचवा चौथा, ये पांचवा और ये छठवां कार्बन। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका बनता है, प्यूरिन कंपाउंड का।
तो यहाँ से जो है प्यूरिन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखिए ये प्यूरिन कंपाउंड को अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ से पहला, ये दूसरा एटम, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, फिर सातवां, आठवां और नौवां। इसमें भी देखिएगा ये 6 हैं, 6 के बाद जो है यहाँ पे 7, ये 8 और ये क्या है 9, और इस तरह से ये जो है एटम बन जाते हैं। तो ये टोटल जो होता है जो प्यूरिन कंपाउंड है वो 9 एटम वाला एक कंपाउंड होता है। तो इस तरह से जो हम प्यूरिन कंपाउंड बना लेते हैं। अब देखिए जो है प्यूरिन बेसिस की अगर हम बात करें, पहला जो है उसको हम कहते हैं एडेनिन और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, गुआनिन। ये दोनों जो है एक डेरिवेटिव्स हैं जो प्यूरिन कंपाउंड से ऑब्टेन होते हैं या प्यूरिन कंपाउंड से मिलते हैं। तो ये कैसे मिलते हैं इसकी अगर हम बात करें तो जो अभी हमने देखा जो प्यूरिन कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था, और इस प्यूरिन कंपाउंड में जो है कुछ अलग से एटम या कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ जाते हैं और वो जो है बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो छठवां कार्बन है, छठवां कार्बन हमने कैसे काउंट किया देखिएगा, ये पहला था एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां और ये क्या था नौवां। तो जो छठवां कार्बन होता है उस कार्बन से क्या हो जाता है, एमीन ग्रुप आके जुड़ जाता है और ये बनाता है किसको, एडेनिन को, जो पहला प्यूरिन बेस होता है जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें जिसको हम कहते हैं गुआनिन, गुआनिन में भी वही है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये क्या है छठवां, ये सातवां, ये आठवां और ये क्या है नौवां। अब यहाँ पे कार्बन दूसरे पे क्या आ जाता है, एमीन ग्रुप, और कार्बन छठवें पे क्या आ जाता है, एक कीटोन ग्रुप। तो ये है कार्बन दूसरा, यहाँ पे देखिएगा ये है कार्बन दूसरा, इस पे आके जुड़ गया क्या, एमीन ग्रुप, और कार्बन छठवें पे क्या आके जुड़ गया, कीटोन ग्रुप, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो किसका है, गुआनिन का। अब देखिए जो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, पेंटोस शुगर। अभी हमने देखा कि जो नाइट्रोजिनस बेस थे वो पेंटोस शुगर से मिलते हैं, और पेंटोस शुगर से मिलके वो किसको बनाते हैं, तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड को। तो ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पेंटोस शुगर जो होते हैं एक 5 कार्बन वाला जो है एक शुगर होता है जिसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C5H10O5। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पेंटोस शुगर जो है डीएनए में अलग और आरएनए में अलग होता है, और ये एक फॉर्म में प्रेजेंट होता है या एक फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, फ्यूरिनेज फॉर्म। फ्यूरिनेज फॉर्म का मतलब इस स्ट्रक्चर से है। तो जो पेंटोस शुगर है वो डीएनए और आरएनए में जो है फ्यूरिनेज फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने बताया कि जो पेंटोस शुगर है ये 5 कार्बन वाला होता है। कैसे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। अब इस पांचों कार्बन पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, फिर OH, फिर हाइड्रोजन, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम क्लियरली स्ट्रक्चर को देखें, क्लियर स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिएगा अभी मैंने बताया कि जो पेंटोस शुगर है वो डीएनए में अलग होता है और आरएनए में अलग होता है। डीएनए में जो पेंटोस शुगर पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्या, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए में जो पेंटोस शुगर होता है उसको हम कहते हैं क्या, राइबोस शुगर। देखिए जो राइबोस शुगर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, C5H10O5, और इसमें क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस के अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका होता है C5H10O4। मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन जो होता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, और कमी होके वो किसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीऑक्सी राइबोस का। तो यहाँ पे देखिएगा
जो राइबोस शुगर है या जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है या जो पेंटोस शुगर है वो होता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड। तो कैसे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये क्या है, पांचवा कार्बन। अब देखिए ये जो 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन में क्या होता है, जो पहला कार्बन है उसके नीचे एक हाइड्रोजन, उसके ऊपर एक OH, फिर उसके नीचे एक H, फिर उसके ऊपर एक H। यहाँ पे भी देखिएगा ये जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन से जो है एक ऑक्सीजन जो होता है वो हट जाता है और तब ये बनाता है किसको, डीऑक्सीराइबोस को। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये OH है तो यहाँ पे OH है, ये H, जैसे पहला कार्बन पे एक नीचे H एक ऊपर H OH, फिर दूसरे कार्बन पे नीचे OH ऊपर H, फिर तीसरे कार्बन पे नीचे OH और ऊपर H, और चौथे कार्बन पे नीचे H और ऊपर CH2, और CH2 से जुड़ा क्या है, OH। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है, इस यहाँ से जो दूसरा कार्बन है वहाँ से एक ऑक्सीजन जो हो जाता है वो लॉस हो जाता है, फिर ये बनाता है डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर। तो डीऑक्सीराइबोस का जो स्ट्रक्चर है या इस शुगर का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ से एक ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तब ये बनाते हैं डीऑक्सीराइबोस को। तो इस तरह से जो पेंटोस शुगर होते हैं वो दो टाइप के, एक डीऑक्सीराइबोस और एक जो होता है वो क्या होता है, राइबोस शुगर। डीएनए में जो होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में क्या होता है, वो राइबोस शुगर। ये होता है कहाँ पे, डीएनए में, और ये कहाँ पे होता है, आरएनए में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड की, अभी हमने देखा कि जो पेंटोस शुगर हैं वो पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस से मिलके, पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस से मिलके वो बनाते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड को। तो यहाँ पे अगर हम देखें न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब पेंटोस शुगर जो है यूनाइट्स करता है या जुड़ता है किससे, नाइट्रोजनस बेस से, तब ये बनाता है किसको, न्यूक्लियोसाइड को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। अब ये पेंटोस शुगर नाइट्रोजनस बेस पे कहाँ जुड़ते हैं, तो जो कार्बन फर्स्ट है C1 ऑफ पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शुगर का पहला कार्बन है, वो कार्बन जो होता है वो जुड़ता है किससे, N3 से। N3 का मतलब क्या है, जो पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है, उस पिरिमिडीन का जो नाइट्रोजन थर्ड है या जो तीसरा जो एटम होता है उससे जाके जुड़ता है, और उससे जुड़ने के बाद फिर ये बनाता है किसको, ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो किसका होता है, पिरिमिडीन का। अब ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, तो इसमें जो है ये एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस तरह से हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये जो है पेंटोस शुगर है, और इस पेंटोस शुगर का ये जो कार्बन फर्स्ट है वो कार्बन फर्स्ट क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस के N3 से जुड़ता है, और ये जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा अगर हम बात करें प्यूरिन बेस की, तो पेंटोस शुगर का जो पहला कार्बन है वो पहला कार्बन जो प्यूरिन बेस का जो 9वां एटम होता है वो जाके उससे जुड़ता है किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और इस बॉन्ड के ज़रिए फिर वो क्या करते हैं, वो जब जुड़ता है तो वो वाटर को भी क्या करता है, एलिमिनेट करता है। यहाँ पे भी वाटर का एलिमिनेशन करता है और यहाँ पे भी वाटर का एलिमिनेशन करता है। तो यहाँ पे हमको 3 बातें याद रखनी है। पहला क्या, कि न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता कैसे है। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तब ये बनाते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड को। अब इसमें जो पिरिमिडीन बेस होता है, पिरिमिडीन बेस का जो तीसरा नाइट्रोजन है या जो तीसरा एटम होता है, वो एटम जो है पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से जुड़ता है, तब ये बनाता है किसको, एक न्यूक्लियोसाइड को। और इस कंडीशन में जो है वाटर का एलिमिनेशन होता है, और वो जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा मैंने बताया, अगर कोई प्यूरिन बेस है तो उस प्यूरिन बेस का जो 9वां एटम है जिस पे नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जाके जुड़ता है पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से,
किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। और इस कंडीशन में जो है वाटर का एलिमिनेशन भी होता है और इस तरह से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे कार्बन जो है फर्स्ट, पहला जो कार्बन है किसका, पेंटोस शुगर का। पेंटोस शुगर का जो पहला कार्बन है, चाहे वो राइबोस हो चाहे वो डीऑक्सी राइबोस हो, तो उस शुगर का जो पहला कार्बन है अगर वो N3 से जुड़ता है पिरिमिडीन के, तब वो बनाता है किसको, न्यूक्लियोसाइड को। और उस कंडीशन में वाटर का एलिमिनेशन होता है और वो जिस बॉन्ड के थ्रू वो जुड़ता है उसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्यूरिन का जो N9 है, जो 9वां एटम है जिस पे नाइट्रोजन है, वो जाके अगर जुड़ता है कार्बन पहले से किसके, पेंटोस शुगर के, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तब वो एलिमिनेट करते हैं H2O को और वो बनाते हैं किसको, न्यूक्लियोसाइड को। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मैंने जो है इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कैसे। ये जो है आपका, ये है पेंटोस शुगर। यहाँ पेंटोस शुगर में हमने लिया है राइबोस शुगर को। इस राइबोस शुगर में मैंने बताया कि जो पहला कार्बन है वो पहला कार्बन क्या करता है, वो जाकर जुड़ता है किससे, ये है नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस में क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा N3 से। तो जब ये N3 से जुड़ता है, ये एक पिरिमिडीन बेस है, तो जब ये N3 से जुड़ता है, ये एक साइटोसिन है, साइटोसिन। तो जब ये N3 से जुड़ता है और जो पहला कार्बन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं और एलिमिनेट होकर एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड में क्या है, ये है एक पेंटोस शुगर जिसको हम राइबोस शुगर कहते हैं, और ये है साइटोसिन, और ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम कहते हैं साइटिडीन। और ये जो साइटिडीन होता है वो क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। तो इस तरह से एक साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो पिरिमिडीन के साथ जुड़ के बनाता है। दूसरा अगर हम देखें जो प्यूरिन बेस के साथ जुड़ा है, तो इसमें एक पेंटोस शुगर है, ये है पेंटोस शुगर जिसमें हमने राइबोस लिया। यहाँ से कार्बन पहले से जो OH है, वो OH क्या होता है, ये एडिनोसिन है जो एक प्यूरिन बेस है। और इस एडिनोसिन में क्या होता है, देखिएगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। तो जो 9वां एटम है उसका हाइड्रोजन वो क्या करता है, वो इस OH के साथ जो है जुड़ के ये अलग हो जाते हैं और वाटर के फॉर्म में ये एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर ये एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं जिसको हम एक न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और इस न्यूक्लियोसाइड का जो नाम होता है वो क्या है, एडिनोसिन। तो इस तरह से एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम देखें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोसाइड के टाइप क्या होते हैं, तो RNA में भी 4 टाइप, क्योंकि 2 टाइप के बेस हैं, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन। तो दोनों बेस पे जो है ये 2 टाइप के डिवाइड किए गए हैं। तो जैसे देखिएगा अगर हम RNA की बात करें तो RNA में 4 टाइप हैं। पहला जो होता है अगर राइबोस शुगर, RNA में जो शुगर होता है वो है क्या, राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर जिसको हम कहते हैं। अगर साइटोसिन से जुड़ता है तो ये बनाता है एक न्यूक्लियोसाइड को जिसको हम कहते हैं साइटिडीन। अगर राइबोस शुगर जो है यूरेसिल से जुड़ता है तो वो बनाता है यूरिडीन को। अगर राइबोस शुगर जो है एडिनिन से जुड़ता है तो वो बनाता है एडिनोसिन को। अगर राइबोस शुगर जो है गुआनिन से जुड़ता है तो वो बनाता है गुआनोसिन को। तो ये 4 तरह के जो है न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं RNA के अंदर। अब अगर हम देखें DNA को, तो DNA में कौन कौन से जो है RNA होते हैं, DNA में कौन कौन से जो है न्यूक्लियोसाइड होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो DNA में जो पेंटोस शुगर होता है वो क्या है, डीऑक्सी राइबोस शुगर। जब डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है साइटोसिन से जुड़ता है जो एक नाइट्रोजिनस बेस है, तब ये बनाते हैं डीऑक्सी साइटिडीन को। और डीऑक्सी साइटिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। दूसरी अगर हम बात करते हैं जब डीऑक्सी राइबोस शुगर जो है थाइमीन से जुड़ता है तब ये बनाता है डीऑक्सी थाइमिडीन को, और ये डीऑक्सी थाइमिडीन भी क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड। तीसरे अगर हम बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोस शुगर जब एडिनिन से जुड़ता है, एडिनिन क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस, और उस कंडीशन में एक न्यूक्लियोसाइड को बनाता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। चौथा क्या है कि चौथे में क्या होता है कि जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है
वो डीऑक्सीराइबोस शुगर किससे जुड़ता है, गुआनिन से, और जब वो गुआनिन से जुड़ता है तब वो बनाता है किसको, एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी गुआनोसिन। और इस तरह से 4 जो है न्यूक्लियोसाइड आरएनए के अंदर होते हैं, जो यहाँ पे हमने देखा, पहला साइटिडीन, दूसरा यूरिडीन, तीसरा एडिनोसिन और चौथा क्या है, गुआनोसिन। और जो 4 तरह के जो हैं क्या है न्यूक्लियोसाइड हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर। पहला क्या है, डीऑक्सीसाइटिडीन, दूसरा क्या है डीऑक्सीथाइमिडीन, तीसरा क्या है डीऑक्सी एडिनोसिन और चौथा क्या है डीऑक्सी गुआनोसिन। तो ये 4 तरह के क्या हैं आपके न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोसाइड हैं वो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड से क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं। तो कैसे जो है ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये फास्फोरिक एसिड से ये न्यूक्लियोसाइड जुड़ते हैं तब ये बनाते हैं किसको, न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो न्यूक्लियोसाइड था वो न्यूक्लियोसाइड किससे जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड से, और वो बनाएगा किसको, न्यूक्लियोटाइड को। अब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा, मैंने लिखा है क्या, when nucleoside molecule unites with phosphoric acid molecule it result in the formation of nucleotide molecule। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, H3PO4। यहाँ पे मैंने इसको जो है एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी इसको दिखाया है। यहाँ पे एक फास्फोरस है जिससे 2 बॉन्ड में जो है ऑक्सीजन जुड़ा है और एक बॉन्ड से जो है OH ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो फास्फोरिक एसिड होता है वो फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, जो जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उस न्यूक्लियोसाइड से जो है वो जाके अटैच होते हैं। तो ये 5वें कार्बन पे अटैच होते हैं या ये 3रे कार्बन पे अटैच होते हैं, किसके, पेंटोज शुगर के। तो ये क्या होते हैं, जो फास्फोरिक एसिड होता है या H3PO4 है वो जाके पेंटोज शुगर के या तो 5वें कार्बन पे जुड़ता है या फिर वो क्या जुड़ता है 3रे कार्बन पे, और फिर जुड़ के ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड को। लेकिन ये जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड। तो जब ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, या जब ये जुड़ते हैं पेंटोज शुगर से फास्फोरिक एसिड, तो उस कंडीशन में ये वाटर को भी एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने बताया ये है फास्फोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं H3PO4, और यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोसाइड को हम देख रहे हैं और इस न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं क्या, एडिनोसिन। तो ये जो है एडिनोसिन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है जहाँ पे एक एडिनिन ग्रुप जुड़ा है और ये क्या है, पेंटोज शुगर। तो इस पेंटोज शुगर का जो 5वां कार्बन है, इस 5वें कार्बन से क्या जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन और ये OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और ये एक फुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड को एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं क्या, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो इसको हम कहते हैं क्या, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। अब देखिए इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो था प्यूरिन बेस का। यहाँ पे एक प्यूरिन बेस जुड़ा है एडिनिन। आपको पता है प्यूरिन बेस 2 टाइप के, एडिनिन और गुआनिन। जब एडिनिन और गुआनिन जुड़ेंगे तब वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अगर हम देखें, अगर पिरिमिडीन बेस जुड़ता है, पिरिमिडीन में हमने 3 देखा था, एक साइटोसिन था, एक थाइमिन था और एक क्या था, यूरेसिल। तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी जो है जो पेंटोज शुगर है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो 5वें कार्बन के OH से जुड़ता है, 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है उससे जाके जो है ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है फास्फोरिक एसिड का, और यहाँ से वे वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाते हैं और फिर ये एक फुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड, या ये एस्टर बॉन्ड के थ्रू जो है ये फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है इस पेंटोज शुगर से, फिर ये एक फुल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो एक न्यूक्लियोटाइड है, और इस न्यूक्लियोटाइड को हम नाम देते हैं साइटिडिलिक एसिड। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब देखिए DNA में और RNA में दोनों में अलग अलग टाइप के जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से हैं, तो RNA में कितने टाइप के, 4 टाइप के। पहला क्या है, साइटिडिन।
साइटिडीन एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड से मिलता है तब ये बनाता है किसको, न्यूक्लियोटाइड को, जिसका क्या नाम है, साइटिडिलिक एसिड। इसी तरह से यूरिडीन जो है एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये फास्फोरिक एसिड से जब जुड़ता है तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाता है जिसको हम कहते हैं यूरिडिलिक एसिड। तो एक कन्फ्यूज़न मत होइएगा, न्यूक्लियोटाइड ये बड़ा वाला पार्ट है और उससे छोटा जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड। इसी तरह से तीसरा अगर हम बात करें, एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड क्या करता है, ये फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है, बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड को जिसको हम कहते हैं एडिनिलिक एसिड। इसी तरह से चौथे की अगर हम बात करें, गुआनोसिन जो है एक आपका न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब बनाता है गुआनिलिक एसिड को। इस तरह से अगर हम देखें, अब देखिए अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में भी 4 टाइप के जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से, तो अगर हम देखें पहला न्यूक्लियोसाइड को जिसको हम कहते हैं, जो डीएनए में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीसाइटिडीन। तो जो डीऑक्सीसाइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है वो जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब ये एक न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। ये वाले जो पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तब ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। दूसरा जो होता है, जब डीऑक्सीथाइमिडीन जो एक न्यूक्लियोसाइड है जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब ये बनाता है डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, जो क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस है, सॉरी, जो एक न्यूक्लियोटाइड है। तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम बात करते हैं, जब डीऑक्सी एडिनोसिन जो एक न्यूक्लियोसाइड है जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब ये बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड को जिसको हम कहते हैं डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। इसी तरह से अगर हम चौथे देखें, चौथे में क्या होता है, जब डीऑक्सी गुआनोसिन जो एक न्यूक्लियोसाइड है जब फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है तब ये बनाता है डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड को, जो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह से डीएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो एक एक करके अगर हम देखें, तो जो आरएनए के अंदर जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, साइटिडिलिक एसिड। दूसरा क्या है, यूरिडिलिक एसिड। तीसरा क्या है, एडिनिलिक एसिड। और चौथा क्या है, गुआनिलिक एसिड। इसी तरह से डीएनए में कौन कौन से जो है न्यूक्लियोटाइड है, पहला जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या है, डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। दूसरा क्या है, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। तीसरा क्या है, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। और चौथा क्या है, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। तो ये 4 जो है न्यूक्लियोटाइड बनते हैं डीएनए और आरएनए में। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक मोनोमर के फॉर्म में होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं या दो से ज़्यादा जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब वो एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं और उस चैन को हम कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा क्या, व्हेन 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल यूनाइट्स टुगेदर इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा जो है न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल एक दूसरे से यूनाइट होते हैं तब ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड चैन को या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोटाइड, जैसे मान लीजिए एक ये न्यूक्लियोटाइड एक ये न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में ये जुड़ जाते हैं फास्फोरस के थ्रू, तब ये बनाए एक चैन। इसी तरह से यहाँ पे ये फास्फोरस से जुड़ा तब ये एक चैन बनाया और उस चैन को हम कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और जब ये चैन बनता है तो उस कंडीशन में एक बॉन्ड बनता है या एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, स्टर बॉन्ड। और इसमें जो है वाटर का एलिमिनेशन भी होता है। इसके अलावा जब 2 न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं तो वो किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड चैन होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब क्या है, या तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में होते हैं या फिर वो 3 to 5 डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से जो है 5 to 3 डायरेक्शन में क्या है कि पाँचवें ग्रुप पे, पाँचवें जो एटम होता है, अगर यहाँ पे 5 है तो पाँचवें पे क्या होगा, ये जो फास्फोरस होगा, और तीसरे पे क्या होगा, ये OH होगा। और तीसरे पे अगर उल्टा है तो तीसरे पे फास्फोरस और पाँचवें पे OH। ये कैसे, अभी हम इसको देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें जो लीनियर चैन होता है, लीनियर चैन का मतलब क्या है, केवल एक ये ऐसे कुछ। जब ये लीनियर चैन होता है तब ये लीनियर चैन जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को, न्यूक्लिक एसिड का।
तो जब ये एक लीनियर चैन में होते हैं तब ये बनाते हैं एक प्राइमरी स्ट्रक्चर को, किसके, न्यूक्लिक एसिड के। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, या तो वो डीएनए या फिर वो आरएनए। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये कैसे जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बना है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, स्ट्रक्चरली हमें इसको समझना है। ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा एक और दिया है, ये है नाइट्रोजनस बेस, ये है पेंटोज शुगर, और यहाँ पे जो है फास्फोरस ग्रुप। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ओपन है, ये 3OH, और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फास्फोरस ग्रुप जुड़ा रहता है, और ये किस पे है, ये 5वें पे है। तो पाँचवें वाले पार्ट पे क्या है, एक फास्फोरस ग्रुप। इस तरह से इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, 3 to 5। मतलब जो पार्ट ओपन रहता है उसको हम उस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पाँचवा पार्ट जिस पे फास्फोरस ग्रुप रहता है वो ओपन है, तो वो 5 डायरेक्शन हो गया। और यहाँ पे तीसरा एटम ओपन है जिस पे OH ग्रुप है, तो वो 3 डायरेक्शन हो गया। इस तरह से एक ये चैन बनाते हैं, इस तरह से ये वाला। और ये जो चैन होता है उसे हम कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में देखिएगा अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड है, और एक ये न्यूक्लियोटाइड है। और ये सभी न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में इंटरलिंक्ड हैं, किससे, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, या फास्फोरस जुड़ा है। और ये जो फास्फोरस है ये जो है ये जिस बॉन्ड से जुड़ा है उसको हम कहते हैं क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। या एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, किस बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे भी देखिएगा ये वाला पार्ट इसी से जुड़ा है, और इसी को हम कहते हैं क्या, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम देखें एक और बॉन्ड होता है ये फॉस्फोरस के बीच में, ये वाला, इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या, ईस्टर बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड बनते हैं, एक फास्फोरस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड है। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं क्या, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस तरह से एक चैन बन जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक जो है समाप्त होता है, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है। इसका ये जो था ये पार्ट 1 था। इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, जिसमें ये जो चैन होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, एक ये बन गया, जैसे एक साइड ये बन गया और एक साइड ऐसा स्ट्रक्चर इधर होता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और फिर ये बनाते हैं डीएनए को। तो इस तरह से इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, और वो न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो कैसे इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से डीएनए या आरएनए बनता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो पार्ट 2 है। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ साथ जो है नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इसके अलावा अगर जो है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Ay, mga